नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राजस्थान की सियासी लड़ाई भी गजब है। जब लगता है खत्म हो गई, तभी फिर से कुछ नया शुरू हो जाता है। आज अशोक गहलोत ने पहली बार सचिन पायलट पर खुलकर हमला बोला। उन पर बीजेपी से मिलकर डील करने का आरोप लगाया। उधर स्पीकर ने सचिन और उनके समर्थक विधायकों को नोटिस थमा दिया है। राजस्थान की राजनीति न हो गई, चंद्रकांता संतति की कहानी हो गई, जहां हर राह पर छल है, धोखा है, अय्यारी है। एक ही पार्टी में कोई ईर घाट है तो कोई बीर घाट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राह का सबसे बड़ा कांटा दूर हो गया, लेकिन वो अब तक खुद ही मुतमईन नहीं है। गहलोत अब सचिन पायलट पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। गहलोत का दावा है कि पायलट बीजेपी के साथ पैसे की डीलिंग में शामिल थे। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लो मुझसे मोबाइल नंबर दीजिए, हमें नाम दीजिए, हमें षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई हॉस्टल नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, तुम क्या सफाई दे रहे हो? ऐसी स्थिति में देश चल रहा है। गहलोत ने आज बचा खुचा लिहाज भी त्याग दिया। सचिन पर व्यक्तिगत हमला करते हुए सचिन की सूरत और सीरत पर ही सवाल उठा दिया। कोई अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता है। अच्छे हैंडसम पर्सनालिटी होना सब कुछ नहीं होता है। आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम जो है आपकी पार्टी के, कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका, ये सब देखा जाता है आपको। सचिन पायलट 26 साल की उम्र में सांसद बने और 32 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री। उसके बाद उन्हें राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। कांग्रेस अब बार बार यही दुहाई देकर शीर्ष नेतृत्व का पायलट पर एहसान गिनवा रही है। सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर चुनाव हार जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से लेकर और उसके बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक लगभग 14-15 साल के ही अंतराल में श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी द्वारा हमारे इस युवा साथी को प्रोत्साहित करके कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। इसी बात को लेकर अशोक गहलोत 4 कदम और आगे बढ़ गए। बोले कि सचिन पायलट की बढ़िया से रगड़ाई नहीं हुई है, तभी उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं। 40 साल जो आज लीडरशिप है देश के अंदर, हम लोगों की 40 साल पहले की, उनकी खूब रगड़ाई हुई थी यूथ कांग्रेस में, एनएसयू में। ये 40 साल के बाद में हम जिंदा हैं। कि नई पीढ़ी जो आई है, जिसके बारे में हम कहते हैं हम उनको पसंद नहीं करते, बिल्कुल गलत है। मैंने कहा इनकी रगड़ाई नहीं हुई थी, इसलिए तकलीफ होती है। ये समझ नहीं पा रहे, इनको केंद्रीय मंत्री बन गए, पीसीसी अध्यक्ष बन गए। अगर रगड़ाई होती तो और अच्छा ढंग से काम करते थे। इस बीच सचिन पायलट ने इंडिया टुडे के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साफ कहा कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे। इस पर तंज कसते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर ये सच है तो आप हरियाणा सरकार की मेजबानी छोड़ दीजिए। हम हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कांग्रेस विधायक साथियों को कहेंगे, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो फिर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की मेजबानी फौरन अस्वीकार कीजिए। राजस्थान की डामाडोल राजनीति के बीच गहलोत गुट के विधायक 5 स्टार होटल में मौज काट रहे हैं, जबकि कांग्रेस सचिन पायलट और उनके समर्थकों को अयोग्य घोषित करने की तैयारी में जुट गई है। इसी के तहत विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी कार्यालय की तरफ से सचिन पायलट समेत 18 असंतुष्ट विधायकों को नोटिस जारी किया गया। ये नोटिस सभी विधायकों के आवास पर चिपकाए गए हैं। दरअसल राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के पास शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में कहा गया था कि सचिन पायलट और उनके साथ गए विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है। नोटिस में कहा गया है कि मुख्य सचेतक महेश जोशी ने आपकी विधानसभा सदस्यता खत्म करने की याचिका दी। इस याचिका को दर्ज कर लिया गया है। आप 17 जुलाई दोपहर 1 बजे से पहले विधानसभा में उपस्थित होकर जवाब दें। नोटिस में 17 जुलाई तक विधायकों का जवाब नहीं आने पर एक तरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई। फिलहाल स्पीकर का नोटिस मिलने के बाद पायलट दिल्ली में संविधान और कानून के जानकारों से राय मशवरा कर रहे हैं। गहलोत गुट ने विधानसभा सचिवालय के जरिए बागी विधायकों को नोटिस भेजकर साफ कर दिया है कि अब समझौते के मूड में नहीं है। जो नोटिस विधानसभा के सचिव के नाम से बागी विधायकों को भेजा गया है उसमें साफ लिखा है कि सरकारी मुख्य सचेतक ने शिकायत की है कि दल बदल कानून के तहत व्हिप जारी करने के बावजूद आप लोग विधायक दल की बैठक में हिस्सा नहीं लिए हैं। ऐसे में 17 जुलाई तक आप अपना पक्ष भेजें। अगर नहीं भेजते हैं लिखित में या मौखिक रूप से तो एक तरफा कार्रवाई कर दी जाएगी। उधर मानेसर में डटे हुए पायलट गुट के विधायकों ने कहा कि इस तरह से नोटिस भेजने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। अशोक गहलोत सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। वो सही समय पर अपना दांव चलते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि उनके चक्रव्यूह में खुद सचिन पायलट फंस गए हैं। तो क्या गहलोत सचिन की वापसी के लिए तैयार हैं? उनसे खास बातचीत की हमारी सहयोगी मौसमी सिंह ने। हाल ही में नए ट्विस्ट और टर्न आ रहे हैं। अब रणदीप सुरजेवाला ने कहा है सचिन पायलट के लिए दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं, वो परिवार के सदस्य हैं, वापस आए। इसके क्या मायने निकाले जाते? देखिए, उन्होंने ये पहली बार नहीं कहा है। लगातार हम 3 दिन से कह रहे हैं जो भी कांग्रेस का हमारा कार्यकर्ता है, विधायक है, नेता है, उन सबका स्वागत है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर वो जिस प्रकार उन्होंने आज कमेंट किए थे सुबह, इसका उन्होंने जवाब दिया है कि अगर आप कहते हो कि मैं कांग्रेस छोड़ नहीं रहा हूं, मैं तो साथ में हूं, मेरे खिलाफ कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसका जवाब उन्होंने बहुत ही शालीनता से दिया है। जी सर, उनके आरोप है और उनके आरोपों पे हम आपका जवाब मांगेंगे। पहला उनका आरोप जो इंडिया टुडे को एक्सक्लूसिव उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री की मदद आप कर रहे हैं, भाजपा की मदद कर रहे हैं, और जबकि सचिन पायलट और उनके समर्थकों के रास्तों में आप रोड़ा लगा रहे हैं। क्या कहना है उसका आपको? देखिए, इनका प्लान जो था वो फेल हो गया। ये चाहते थे कि बीजेपी में जाने के लिए कोई विधायक तैयार नहीं हुआ। इन्होंने एक साल से कोशिश कर ली, तब जाके इन्होंने अपना प्लान बदला। बीजेपी की बात करके तय किया कि बीजेपी में कोई आएगा नहीं, हम नई पार्टी बनाएंगे जैसे कई राज्यों में बनी हुई है, आप मेरा साथ दीजिए। और मैं वादा मैंने ले लिया बीजेपी के नेताओं से कि जब आप इस्तीफा दोगे उसके बाद में बीजेपी हमारे सामने खड़ा नहीं करेगी उम्मीदवार को, आरएस भी खड़ा नहीं करेगी, सब जीत के आएंगे और सरकार हमारी बनेगी, बीजेपी में समर्थन देगी। सचिन पायलट पर कांग्रेस ने कड़ा एक्शन लिया। वो सरकार से भी बाहर हो गए, लेकिन अशोक गहलोत जानते हैं कि सचिन चुप बैठने वाले में से है नहीं। तो सवाल यह है कि आखिर गहलोत आगे करेंगे क्या? उनके पास अपनी सरकार बचाने के लिए कौन कौन से विकल्प बाकी हैं? बीजेपी सारी हलचल पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। इंतजार है तो बस छीका टूटने का। सचिन पायलट और उनके समर्थकों के हाथ में स्पीकर का नोटिस है। सरकार से वो बाहर है, लेकिन कांग्रेस की धुकधुकी लगी है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे का जरा ये ट्वीट देखिए। पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उन्हें उनकी गलती समझ आए। मेरी प्रार्थना है भाजपा के मायावी जाल से वो बाहर निकल आए। हमारे साथी सचिन पायलट जी और हमारे साथी विधायकों को बार बार ये आग्रह किया गया कि आप वापस आइए और अपनी बात
पार्टी की फोरम पर रखकर अपना मत रखिए। कोई समस्या है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व पूरे उदार हृदय से और खुले मन से आपकी बात सुनने और उसका हल निकालने के लिए तैयार है। पायलट को लेकर कांग्रेस का असमंजस कम नहीं हो रहा। अशोक गहलोत सचिन पायलट से समझौता बिल्कुल नहीं चाहते हैं, जबकि कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा, प्रिया दत्त, जितिन प्रसाद जैसे नेता सचिन पायलट पर एक्शन के खिलाफ हैं। इस असमंजस के बीच सवाल ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिना पायलट अपनी सरकार का जहाज कैसे उड़ाएंगे। उनके पास विकल्प क्या क्या है? पहला विकल्प तो देखो और इंतजार करो का है। गहलोत इस बात का इंतजार कर सकते हैं कि बीजेपी आगे कौन सा कदम उठा रही है। ऐसे में उन्हें अपने विधायकों को होटल में ही रखना होगा। दूसरा विकल्प 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले का है। इसके तहत गहलोत सरकार में गुर्जर और दलित समुदाय से एक नेता को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं। तीसरा विकल्प कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन है, जहां विधायक और मंत्री अपनी नाराजगी और समस्याएं बताएं और उन्हें दूर किया जाए। चौथा विकल्प ये है कि गहलोत पायलट के करीबियों को मंत्रिमंडल में शामिल करके उनका असंतोष दूर कर उन्हें पायलट से भी दूर कर सकते हैं। पांचवा विकल्प ये है कि गहलोत कैंप बीजेपी या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल में सेंधमारी करके उनके विधायकों को अपने पक्ष में कर ले। अशोक गहलोत अभी बीजेपी और सचिन पायलट के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बीजेपी पायलट का तो स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना चाहती। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। सचिन पायलट ने आज न तो कोई ट्वीट किया ना ही कोई बयान दिया। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की अटकलें भी खारिज हो गई। अलबत्ता उन्होंने इंडिया टुडे से अपने मन की बात कही। इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सचिन ने खुलकर बताया कि अशोक गहलोत से क्यों उनके मतभेद हुए। यह भी साफ किया कि फिलहाल वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगाने वाला माझी आज खुद ही किनारे लग गया है। पतवार छिन चुकी है। सचिन पायलट ने पहली बार अपनी चुप्पी इंडिया टुडे के एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तोड़ी है। क्या आप बीजेपी में जाएंगे? बीजेपी ने कहा कि उनके दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं फिर से साफ कर दूं, मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। मैं इस समय सिर्फ यह कह सकता हूं कि मैं अपनी जनता के लिए काम करना जारी रखूंगा। क्या आप बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं? ऐसी खबरें हैं कि ओम माथुर और ज्योतिरादित्य सिंधिया से आप मिले हैं। मैं किसी बीजेपी नेता से नहीं मिला हूं। पिछले 6 महीने से ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं मिला हूं, ना ही ओम माथुर से। सवाल यह है कि सचिन के पास अब आगे रास्ता क्या है? पहला विकल्प यह है कि सचिन कांग्रेस में ही रहकर अपने सम्मान की लड़ाई लड़ें। दूसरा विकल्प यह है कि कांग्रेस के और विधायकों को अपने पक्ष में करके स्थिति मजबूत करें। सचिन के सामने तीसरा विकल्प यह है कि कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनाएं। चौथा विकल्प यह है कि सचिन पायलट किसी तरह गहलोत सरकार को गिराएं और राजस्थान में दोबारा चुनाव हो। पांचवा विकल्प बीजेपी में जाने का है, लेकिन फिलहाल सचिन पायलट इससे इनकार कर रहे हैं। बहरहाल सचिन पायलट ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन वो चुपचाप भी बैठने वाले नहीं हैं। मतलब साफ है कि राजस्थान की सियासत में हलचल अभी थमने वाली नहीं है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में अब आइए आपको दिखाते हैं बिहार में बाढ़ के हालात। बिहार पर आपदा का डबल अटैक। जी हां, एक तरफ तो बाढ़ बिहार को डुबो रही है, दूसरी तरफ बिहार में कोरोना का महाविस्फोट हो गया है। कोरोना के धमाके से समूचा बिहार हिल गया है। लेकिन पहले बात डूबते बिहार की करते हैं। इस बिहार के 7 जिले इस वक्त भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। मंदिर डूब गए हैं, घर डूब गए हैं, जानवरों की जान ले रही है ये बाढ़। पता नहीं बिहार का क्या होने वाला है। बिहार एक नहीं बल्कि दो आपदाएं झेल रहा है। एक तो बाढ़ लोगों को जीने नहीं दे रही है, ऊपर से बिहार में
कोरोना बम भी फूट रहा है। बिहार में फूटा कोरोना बम। बिहार में बाढ़ और बारिश ने जीना दुश्वार कर दिया है। घर बार डूब गए हैं, गांव डूब गए हैं, अपनी हदें लांघती नदियां डरा रही हैं। डूबा डूबा बिहार। बिहार में बाढ़ और कोरोना दोनों से हाहाकार मचा हुआ है। आज हम आपको डूबते बिहार और कोरोना से बीमार पड़ते बिहार का वो सच दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा कि आखिर बिहार में ये सब क्यों हो रहा है। क्यों बिहार के बीजेपी ऑफिस से लेकर राजभवन तक कोरोना का विस्फोट हुआ। क्यों अचानक बिहार में कोरोना के केस में भयंकर उछाल आया है। लेकिन पहले बात बाढ़ से जूझते बिहार की करते हैं। बिहार के 7 जिलों में आई बाढ़। डूब गए घरबार, जानवर भी परेशान। नदियां मचा रही हैं बिहार में कोहराम। यह है बिहार के अररिया में प्रसिद्ध मदनेश्वर धाम शिव मंदिर। आप देख सकते हैं पूरा बाढ़ में डूब चुका है। मंदिर के गुंबद तक बाढ़ का पानी चढ़ाया है। पूरे मंदिर परिसर में पानी ही पानी है। मंदिर तकरीबन पूरा डूब चुका है। इस भयंकर बाढ़ के चलते मंदिर में पूजा भी नहीं हो रही है। समझिए तो मंदिर डूब ही चुका था। सिर्फ छत के ऊपर पानी बचा हुआ था। सिर्फ इस मंदिर में ही नहीं बल्कि अररिया की पूरी मदनपुर पंचायत में कमर तक पानी है। लोग बाढ़ की भयानक विभीषिका झेल रहे हैं। नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश का पानी अररिया में होकर बहने वाली नदियां लोगों पर बाढ़ का कहर बरपा रही हैं। पानी आने से लगभग 50 घर पानी से पीड़ित रहता है। बहुत आदमी भूखे मरता है। यहाँ पर आज तक कोई आज यहाँ देखने नहीं आया है। ना यहाँ पर कोई रिलीफ मिलता, ना कोई बाढ़ का राहत मिलता, ना कोई पैसा मिलता है। चावल कुछ यहाँ पर नहीं मिल रहा है। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ ने सीधा जिंदगी पर प्रहार किया है। इस तस्वीर को देखिए। एक बीमार बच्चे को खटिया पर लेकर लोग बाढ़ के पानी के बीच जा रहे हैं। विडंबना यह है कि बच्चे को 4 दिन से बुखार है और अस्पताल तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है। ऐसे में लोगों को बाढ़ का ये दरिया पार करना पड़ रहा है। इसको कांधे पर लेके जाएंगे खटिया द्वारा। ठीक है। अभी मैं 1 किलोमीटर पैदल चलकर इतना पानी छाती भर पानी में हिलकर आ रहा हूँ। ठीक है। और इसके बाद मैं जाऊँगा गौसिया घाट, वहाँ नाव है, वहाँ पर हिलेंगे। ठीक है। वहाँ हिल कर उसके बाद मैं इलाज करने ले जाएंगे गोपालगंज। गोपालगंज में गंडक नदी के किनारे बसे करीब 3 दर्जन गांव इस वक्त बाढ़ की भयंकर चपेट में हैं। निमुया गांव में हालात बद से बदतर हैं। सैकड़ों घर पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ से घिरे गांव में बच्चे टायर के ट्यूब पर तैर रहे हैं। द्वार पर भी पानी हो गई बा और रहे के कोनो साधन नहीं है। यहाँ खाना बनावे के भी साधन नहीं है। मोतिहारी बिहार। मोतिहारी में बाढ़ की घुसपैठ हो चुकी है। आलम यह है कि अब बाढ़ ने जिले के आधे से अधिक क्षेत्रों में अपना आशियाना बना लिया है। यहाँ गंडक नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है और प्रशासन का पूरा अमला बाढ़ग्रस्त इलाकों का मुआयना कर रहा है। बिहार के छपरा में आई बाढ़ से इंसान ही नहीं जानवर भी परेशान हैं। बाढ़ से बचने के लिए हिरण सुरक्षित ठिकानों को तलाश रहे हैं। अब इस हिरण को देखिए कैसे ये हिरण बचते बचाते इस गड्ढे में आ गिरा। बाद में वन विभाग के कर्मचारियों ने आकर इस हिरण का रेस्क्यू ऑपरेशन किया। सारण के पानापुर में जंगलों से करीब 6 हिरण बाढ़ से बचने के लिए रिहायशी इलाकों की तरफ भागे थे, जबकि 4 हिरणों की बाढ़ से मौत भी हो चुकी है।
उत्तर बिहार के जिलों में उफनती नदियां अब काल बन रही हैं। बागमती, लखनदेई, गंडक के अलावा कई छोटी नदियां भी अलग अलग जगहों पर लाल निशान से ऊपर पहुंच खतरनाक रुख अख्तियार कर चुकी हैं। चंपारण, तिरहुत और मिथिलांचल के लगभग 5 दर्जन से ज्यादा गांव अब टापू बन चुके हैं। आज तक ब्यूरो। बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। देखा आपने, बाढ़ के साथ साथ कोरोना वायरस लोगों पर अटैक कर रहा है। बिहार की राजधानी में कोरोना का बम ऐसे फटा कि राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक, बीजेपी दफ्तर से लेकर आम लोगों तक कोरोना से सब बीमार हो रहे हैं। बिहार में पिछले 4 दिन में 4000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। बिहार में फूटा कोरोना बम। बिहार में कोरोना भयानक तरीके से बेकाबू हो गया। मुख्यमंत्री आवास से लेकर राजभवन तक और राजभवन से लेकर बिहार के बीजेपी मुख्यालय तक जैसे कोरोना बम फूटा है। लेकिन इस वक्त ये समझना बेहद जरूरी है कि बिहार में कोरोना का इतना भयंकर विस्फोट क्यों और कैसे हुआ। आज हम इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पहले बिहार में कोरोना बम कैसे फटा है वो देख लेते हैं। बिहार में पिछले 4 दिन में कोरोना के 4500 केस। बिहार के राजभवन में 3 दर्जन से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। बिहार के बीजेपी दफ्तर में 75 लोग कोरोना पॉजिटिव। बिहार में पिछले 4 दिन में कोरोना से 32 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 20,000 के पार पहुंची। पटना के 2 सिटी एसपी कोरोना से संक्रमित हुए। बिहार की राजधानी पटना में कंटेनमेंट जोन बढ़कर 90 हुए। में आप माइग्रेंट लेबर को पकड़ रहे थे, अभी जो केसेस आ रहे हैं वो उनके द्वारा कम्युनिटी स्प्रेड किया हुआ पेशेंट्स हैं। तो बिहार में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है? कम्युनिटी स्प्रेड लेवल 3 बहुत पहले से है, ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे पेशेंट में पकड़ नहीं पा रहे थे कि उनको इन्फेक्शन कहाँ से हो गया, इसी को लेवल 3 बोलते हैं। लेकिन बिहार अब लेवल 4 की तरफ जा रहा है। लेवल 4 वो होता है जहाँ आप मैनेजमेंट सीरियस पेशेंट का नहीं कर पाए। जितने नए नंबर ऑफ सीरियस पेशेंट रोज एडमिट होंगे, आएंगे आपके पास, यदि आप उसकी क्षमता से ज़्यादा आ रहे हैं और आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपके डेथ रेट बढ़ रहे हैं, तो उसको लेवल 4 बोलते हैं। जिसमें मुंबई है, अभी चेन्नई है और भी कुछ शहर हैं। बिहार उस तरफ बढ़ रहा है। बिहार में डॉक्टर जो कह रहे हैं उससे हड़कंप मचना लाजमी है। अभी तक आपने कोरोना का इलाज करते डॉक्टरों को पीपीई किट पहने देखा होगा, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में एक शख्स ने कोरोना से बचने के लिए बाइक वाली पीपीई किट बनाई। आप देख सकते हैं कि कैसे बाइक पर पूरी तरह प्लास्टिक से कवर किया हुआ है और इस पर लिखा है, दूर रहें, दुरुस्त रहें, कोरोना से डरो ना। जी हां, डरना जरूरी है क्योंकि कोरोना वायरस बिहार के राजभवन तक जा पहुंचा है। कोरोना ने मुख्यमंत्री आवास तक को नहीं बख्शा। कोरोना पटना के बीजेपी कार्यालय में भी घुस चुका है। बिहार के राजभवन यानी गवर्नर हाउस में 20 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें सुरक्षा कर्मी और कर्मचारी दोनों हैं। इससे पहले राजभवन के 15 सिक्योरिटी स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। राजभवन की अगर हम बात करें तो आज जो 3 दर्जन मामले सामने आए हैं, उससे पहले ही 15 ऐसे मामले और थे जो सुरक्षा कर्मियों से जुड़े थे, जो कि कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। और मेरे पीछे आप देख लीजिए, राजभवन के ठीक सामने ये है एक अणे मार्ग, मुख्यमंत्री आवास। और मुख्यमंत्री आवास में भी जो है कोरोना ने पिछले हफ्ते दस्तक दी थी और तकरीबन 75 से ज्यादा जो कर्मचारी, अधिकारी, सुरक्षा कर्मी जो है मुख्यमंत्री आवास में, वो सारे लोग संक्रमित पाए गए थे, जिसमें से बहुतों का इलाज चल रहा है। बहुत सारे जो है होम क्वारंटाइन में भी हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कोरोना का जो कहर है वो बिहार में बढ़ता जा रहा है, हालात बेकाबू हो रहे हैं और शायद इसी को नजर में रखकर अब बिहार में लॉकडाउन का जो है वो निर्णय लिया गया है। बीजेपी दफ्तर में तो ऐसा कोरोना बम फूटा है कि हड़कंप ही मच गया है।
हम आपको बता दें कि पटना बीजेपी ऑफिस में 100 नेताओं और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया गया तो उसमें 75 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। बिहार बीजेपी के मुख्यालय पर इस वक्त खड़े हैं पटना में, और आप देख सकते हैं ये जो दफ्तर है इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और जिला प्रशासन के द्वारा इस दफ्तर को अब कंटेनमेंट जोन भी जो है वो घोषित कर दिया गया है, क्योंकि एक साथ यहाँ पर 75 मामले जो है वो सामने आए हैं। और जो जानकारी प्राप्त हो रही है, 4 दिन पहले यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर एक क्षेत्रीय बैठक हुई थी, उसमें एक नेता जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद आनन फानन में हड़कंप मचा बिहार बीजेपी में, और कल ही 100 नेताओं और कर्मचारियों की जो है वो जांच कराई गई और आज जब सुबह रिपोर्ट आई तो उनमें से 75 जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद पूरे दफ्तर में जो है हड़कंप मच गया। पटना बीजेपी दफ्तर में कैसे हुआ 75 लोगों को कोरोना? क्या पटना बीजेपी दफ्तर में लड्डू से फूटा कोरोना बम? क्या है पटना बीजेपी दफ्तर में लड्डू और कोरोना का कनेक्शन? जी हां, एक खबर पटना में बहुत वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि लड्डू की वजह से पटना बीजेपी दफ्तर में कोरोना का विस्फोट हुआ है। कहा जाता है कि 8 जुलाई को बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह की शादी की सालगिरह थी और ये बात लोगों को पता चल गई और सभी ने लड्डू मंगवाने की जोर शोर से मांग कर दी। बताया जा रहा है कि अरविंदर कुमार सिंह ने लड्डू मंगवाए और सभी को अपने हाथों से खिलाए और उसके अगले ही दिन अरविंद कुमार सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए। हालांकि हमने खुद अरविंद कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि ये सब गलत है। आज देखिए क्या स्थिति हो गई है कोरोना को लेकर के। मुख्यमंत्री क्वारंटाइन है, 85 लोग मुख्यमंत्री आवास में जो है वो पॉजिटिव पाए गए। पूरा सचिवालय पॉजिटिव पाया जा रहा है, बंद कर दिया गया है। आप गृह सेक्रेटरी जो है, होम सेक्रेटरी, वो भी पॉजिटिव। डिप्टी सीएम का कार्यालय वो भी बंद कर दिया गया। बीजेपी में जो है ऑफिस में जो है लगातार 75 लोग पॉजिटिव पाए गए। लेकिन बिहार में कोरोना के इस घातक विस्फोट के बीच खुद आरजेडी के विधायक संजय यादव ने झरने में नहाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा डाली। हम आपको बता दें कि विधायक जी का खुद कोरोना टेस्ट हुआ है और 6 दिन से रिपोर्ट नहीं आई है। सुजीत कुमार झा के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। तो कोरोना और बाढ़ दोनों की मार। बिहार में कोरोना विस्फोट हुआ तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को घेर लिया। आइए देखते हैं बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बिहार में पिछले 2 हफ्ते से कोरोना के मामले में भारी तेजी देखने को मिली है, जिसकी वजह से कल से लेकर 31 तारीख तक बिहार सरकार ने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया है। तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ हैं। तेजस्वी, क्या लगता है फिर से दोबारा लॉकडाउन करने की आखिर नौबत क्यों आ गई है बिहार में? देखिए, लॉकडाउन को बढ़ाया गया, अब जो है 31 तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा। लॉकडाउन इसलिए है क्योंकि बिहार में स्थिति भयावह है और आने वाले समय में ये स्थिति जो है कोरोना को लेकर के और भी विकराल रूप लेता जाएगा। संक्रमण जो है तेजी से फैल रहा है और इसका कोई इंतजाम नहीं किया गया। मार्च के महीने से अब तक जो है हम लोग लगातार सरकार को सचेत करते रहे हैं कि जांच की संख्या आप बढ़ाइए, इंतजाम आप अस्पताल को बेहतर बनाइए, लेकिन सरकार जो है इसमें फल नजर आई, इसलिए क्योंकि उनको चुनाव की चिंता रही। आज देखिए क्या स्थिति हो गई है कोरोना को लेकर के। मुख्यमंत्री क्वारंटाइन है, 85 लोग मुख्यमंत्री आवास में जो है वो पॉजिटिव पाए गए। पूरा सचिवालय पॉजिटिव पाया जा रहा है, बंद कर दिया गया है। आप गृह सेक्रेटरी जो है, होम सेक्रेटरी, वो भी पॉजिटिव। डिप्टी सीएम का कार्यालय वो भी बंद कर दिया गया। बीजेपी में जो है ऑफिस में जो है लगातार 75 लोग पॉजिटिव पाए गए। कई डीएम, कई एसपी, कई पुलिसकर्मी, कई डॉक्टर की तो मौत हो गई, 2 डॉक्टरों की मौत हो गई, कई आला अधिकारियों की भी, अपर सचिव की भी मौत हो गई है, आपने भी देखा होगा। और कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जहां बिहार सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट और चिकित्सा को लेकर के धज्जियां उड़ाई गई थी। जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे उसमें परिवार के लोग ही ऑक्सीजन चेंज कर रहे हैं। वो खुद बोल रहा ना डॉक्टर है ना कुछ है, खुद ही बदलाव करना पड़ा। आज उसके पिता की भी मौत हो गई। तो ये जो भयावह स्थिति जो पैदा हुई है, लोग जो है वर्चुअल रैली की चिंता कर रहे हैं। लोगों की जान की चिंता नहीं है उनको सिर्फ अपनी चिंता है, अपने चुनाव की चिंता, अपनी कुर्सी की चिंता है। नीतीश जी को अपनी कुर्सी की चिंता है,
नीतीश जी नजर नहीं आ रहे, क्यों नहीं नजर आ रहे? क्योंकि क्वारंटाइन हो रखे हैं। क्यों हो रखे हैं? क्योंकि तेजी से संक्रमण फैल रहा है। और जहां मुख्यमंत्री 10 बार चीजों को सैनिटाइज करवाया जाता है मुख्यमंत्री आवास, जब वहां तक ये पहुंच गया तो आप समझ सकते हैं कि आम नागरिकों की क्या स्थिति होगी। तो हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र में जब लोग ही नहीं रहेंगे तो तंत्र का क्या मतलब है? यानी आप बूथ से सीधे आप चले जाओगे शमशान? क्या आप लाशों के ढेर पे चुनाव कराइएगा? अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन ये उस शूट आउट का मंजर है जिसे 2 जुलाई की रात में कानपुर के बिकरू गांव में अंजाम दिया गया था। कैसे गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पूरी साजिश के साथ पुलिस वालों पर हमला बोला था। ऐसी तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको, इसीलिए हम इसे धुंधली करके आपको दिखा रहे हैं। 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्या हश्र किया था पुलिस वालों का। विकास दुबे का भी एनकाउंटर करके उसे बाद में पुलिस ने मार गिराया। ये गैंगस्टर विकास दुबे की साजिश के सबूत मान लीजिए। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। चूंकि ये 2 जुलाई की तस्वीरें हैं, विचलित कर सकती हैं। किस तरह से 8 पुलिस वालों को शहीद किया था विकास दुबे की साजिश ने, उसी की तस्वीरें हैं ये सबूत। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।